जैसे ही रिधांश अंदर जाता है तो सबसे पहले उसकी नजर उस ड्राइवर पर पड़ती है जो आर्या को क्लब तक लेकर आया था। उसकी नजरें आर्या पर बहुत गंदी थी। कुछ पल के लिए रिधांश की चाल वही थम जाती है। ड्राइवर जमीन पर नहीं बल्कि एक मोटी लोहे की बीम से उल्टा लटका हुआ था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और शर्ट जगह जगह से फट चुकी थी। चेहरे पर कई गहरी चोटों के निशान थे और होठ के कोने से खून की एक पतली सी धार अब भी नीचे गिर रही थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी जैसे वो होश में आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर बार उसका जिस्म दर्द के सामने हार जा रहा हो। कंस्ट्रक्शन साइट के अधूरे हॉल में उसकी हल्की हल्की कराह गूंज रही थी। चारों तरफ सीमेंट की बोरियां, लोहे की रॉड्स और आधे बने पिलर्स खड़े थे और उन सब के बीच वो मंजर किसी आम मारपीट से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहा था। बिल्डिंग के पीछे मौजूद पुराने कब्रिस्तान से आती ठंडी हवा टूट चुकी खिड़कियों के रास्ते अंदर आ रही थी। डोर कहीं किसी ढीली टिन सीट के हिलने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस वक्त उस जगह पर मौजूद किसी भी आदमी में उस आवाज को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं थी। रिधांश ने धीरे से ड्राइवर की तरफ देखा, फिर उसकी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले ही समझ चुका हो कि आज रात यहाँ जो होने वाला है उसका फैसला बहुत पहले ही हो चुका था। ड्राइवर के जस्ट साइड में एक और आदमी था और उसे देखते ही रिधांश की आंखें और ज्यादा सक्रिय हो गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही वेटर था जिसने आर्या को वीआईपी रूम तक छोड़ा था। उसे एक बड़े कंक्रीट पिलर से बांध दिया गया था। उसके हाथ इतनी कसकर बंधे थे कि कलाइयों पर रस्सी के गहरे निशान पड़ चुके थे। चेहरे पर सूजन थी और आंखों के नीचे गहरे निशान साफ दिख रहे थे। वो लगभग बेहोशी की हालत में था, लेकिन रिधांश के कदमों की आवाज सुनते ही उसने मुश्किल से अपनी पलकें उठाई। रिधांश उसके सामने कुछ देर खामोश खड़ा रहा। वेटर ने उसे पहचानते ही अपना सिर और चेहरा नीचे कर लिया। शायद उसे पता था कि माफी मांगने के लिए उसके पास तो अब कोई लफ्ज भी काफी नहीं होंगे। रिधांश ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर हॉल के दूसरे कोने की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में इतना सुकून था कि वहां खड़े आदमियों का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश तक नहीं की थी। किसी ने गार्ड्स की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। सब जानते थे कि रिधांश का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन आज उसकी खामोशी ही बता रही थी कि वो सिर्फ गुस्से में नहीं था। वो कुछ ऐसा करने आया था जिसके बाद शायद किसी के पास अपनी सफाई देने का मौका भी ना बचे। और फिर उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जिनकी नजर कभी आर्या पर गई थी। वही चेहरे, वही लोग जो कुछ देर पहले तक वीआईपी रूम में बैठे आर्या के बारे में घटिया कमेंट्स कर रहे थे, अब उस अधूरी बिल्डिंग के एक कोने में सिमटे खड़े थे। किसी के चेहरे का रंग उड़ चुका था तो किसी के हाथ कांप रहे थे और कोई बार बार अपना पास देख रहा था, जैसे किसी रास्ते की तलाश कर रहा हो। लेकिन वहां से बाहर जाने का रास्ता गार्ड्स ने पहले ही बंद कर दिया था। उनके पीछे सिर्फ अंधेरी कंस्ट्रक्शन साइट थी और उसके पार पुराना कब्रिस्तान। एक आदमी ने धीरे से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम की आवाज सुनते ही एक गार्ड ने अपनी जगह बदल दी। बस इतना देखते ही वो आदमी वहीं रुक गया। रिधांश ने सबके चेहरे एक एक करके देखे। उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जो उन लोगों के लिए किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। फिर अचानक उसके होठों पर एक डेविल स्माइल उभरी। वो धीरे से उनकी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, मुझे इतना मजा तो कभी नहीं आया जितना तुम लोगों की ये शक्लें देख कर आ रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा था नहीं, ना कोई जल्दी थी, और शायद इसी बात ने सबको और भी ज्यादा डरा दिया था, क्योंकि गुस्से में इंसान कब क्या कर दे इसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। लेकिन रिधांश की आंखों में जो ठंडक थी उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक अपनी जगह से निकलकर रिधांश की तरफ बढ़ने लगा। रिधांश ने उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया। ये वही आदमी था जिसे रिधांश ने कुछ टाइम पहले ही बैंकरप्ट किया था। कभी अपनी ताकत और पैशन पर घमंड करने वाला वो आदमी आज रिधांश के सामने बिल्कुल टूट चुका था।
वो उसके पास पहुंचते ही घुटनों के बल गिर गया और दोनों हाथों से रिदांस के पैर पकड़ लिए। प्लीज सर, प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। हम आज के बाद मैडम को कभी भी नहीं देखेंगे, हम उन पर कभी भी नजर नहीं डालेंगे। हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। रिदांस ने नीचे देखा। उस आदमी की उंगलियां डर के मारे कांप रही थी। उसने पैर छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की, बस कुछ पल तक उसे देखता रहा। बाकी सब लोग भी सांस रोक कर दोनों को ही देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रिदांस अब क्या करने वाला है। फिर रिदांस धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसने उस आदमी की ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसे देखते ही उस आदमी के चेहरे से बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई थी। रिदांस ने धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, पर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसे देखने की इजाजत तो मैं किसी को नहीं देता, उसे तेरी इन घिनौनी आंखों ने देख लिया है। अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? इतना बोलकर रिदांस ने धीरे से उसकी ठुड्डी छोड़ी और वापस खड़ा हो गया। हॉल में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। उसने अपना राइट हैंड आगे किया। उसके इशारे को समझने में गॉड को 1 सेकंड भी नहीं लगा। वो तुरंत आगे बढ़ा और एक लोहे का रॉड रिदांस के हाथ में दे दिया। रॉड हाथ में आते ही सामने खड़े आदमी की सांसें तो और भी ज्यादा तेज हो गई थी। सर प्लीज, सर प्लीज, उसने एक बार फिर कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिदांस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर बस उस आदमी पर टिकी थी। अगले ही पल रिदांस ने एक झटके से उसकी तरफ बढ़ाया और बिना 1 सेकंड गवाए उस रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। अचानक हुई इस हरकत से वो आदमी पीछे की तरफ लड़खड़ाया और कुछ दूर जाकर एक कंक्रीट पिलर से जा टकराया। रॉड लगने की वजह से उसका सिर पहले ही गहरी चोट आ गई थी उस पर और वो वही निश्चल पड़ गया था। कुछ पल तक किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कुछ बोलने की। जो लोग अभी तक रिदांस से माफी मांगने के बारे में सोच भी रहे थे, उनके चेहरों पर अब सिर्फ और सिर्फ खौफ था। रिदांस ने अपने हाथ में पकड़े रॉड की तरफ एक नजर देखी, फिर सामने खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान वापस आ चुकी थी, जैसे वो उसके लिए जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी रिदांस वापस पीछे मुड़ा और उस ड्राइवर के पास पहुंच गया, जो कुछ देर पहले तक अपनी घटिया नजरों से आर्या को देख रहा था। अब उसकी आंखें तक खुल भी नहीं रही थी और उसे खोलने में बहुत मुश्किल हो रहा था। रिदांस कुछ पल उसके सामने बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। ड्राइवर ने जब मुश्किल से पलकें उठाई तो उसकी नजर रिदांस के चेहरे से टकरा गई और उसके चेहरे पर बची कुछ हिम्मत भी दम तोड़ गई थी। रिदांस ने झुककर उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सी स्माइल थी। वैसे मुझे तेरी आंखें बहुत पसंद आई, उसने बेहद शांत लहजे में कहा। तो सोचा आज उसे ले ही लो। ड्राइवर के होठ हिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक जाती थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करना चाहता था, लेकिन जिस तरह उसे बांधा गया था उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। रिदांस ने उसकी तरफ कुछ पल और देखा, फिर सीधा खड़ा हो गया। उसके आसपास खड़े लोगों को अब समझ आ चुका था कि रिदांस का गुस्सा सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं था जो आर्या पर कमेंट कर रहे थे। उसके लिए हर वो शख्स गुनहगार था जिसने आर्या की तरफ गलत नजर से देखा भी था। इतना बोलकर रिदांस ने एक बार फिर अपने गार्ड की तरफ देखा। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी आंखों से एक इशारा किया। गार्ड तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। वो बिना एक पल गवाए वहां से बाहर निकल गया। बाकी लोग उसके जाने की तरफ ही देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या लेने गया है, लेकिन रिदांस के चेहरे पर मौजूद वो खामोश मुस्कान देखकर किसी के मन में भी ये सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ ही देर बाद दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। गार्ड वापस आ रहा था और उसके हाथ में एक जलता हुआ लोहे का रॉड था, छोटा सा। रॉड के पास हवा भी अजीब तरह से गर्म महसूस हो रही थी,
जैसे ही बाकी लोगों की नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का जो रंग ही उड़ गया था। किसी ने अनजाने में एक कदम पीछे कर लिया। करण की नजर एक पल के लिए रिद्धांश पर गई, लेकिन रिद्धांश के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं था। वो बस उस ड्राइवर को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में पहले ही सब कुछ तय हो चुका हो और अब सिर्फ उस फैसले को अंजाम देना बाकी रह गया था। कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर कब्रिस्तान की तरफ से आती हवा अचानक तेज हुई और अधूरी बिल्डिंग की खिड़कियों से गुजरती हुई अंदर तक आ गई, लेकिन उस हवा से ज्यादा ठंडा वहां खड़े लोगों के दिल में उतर चुकी थी। उसके बाद जो हुआ उसकी आवाज कुछ ही देर में पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में गूंज उठी थी। ड्राइवर की चीखें कंक्रीट की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। कुछ लोगों ने अपना कान तक बंद कर लिया था, लेकिन उस आवाज से बचना मुमकिन नहीं था। अधूरी बिल्डिंग के खोखले फ्लोर्स में वो चीखें घूमती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। दूर खड़े एक गार्ड ने अनजाने में उस तरफ देखा जहां पुरानी कब्रों की परछाइयां अंधेरे में खड़ी थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उन कब्रों के बीच भी कोई मूवमेंट हो रही हो, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजर वापस कर ली। किसी में भी उस वक्त पीछे देखने की हिम्मत तक नहीं थी। रिद्धांश वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं थी, जैसे उसके लिए सामने हो रही हर आवाज सिर्फ उसके फैसले का एक हिस्सा था। बाकी सब लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अगर रिद्धांश ने उन्हें यहाँ से जाने दिया भी तो क्या वो सच में जिंदा बच कर जा भी पाएंगे। कुछ देर बाद जब वहां दोबारा खामोशी छा गई तो सीन बिल्कुल बदल चुका था। वहीं ड्राइवर अब बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था और उसकी आंखों पर हुए जुल्म को देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। किसी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था तो किसी ने आंखें ही बंद कर ली थी और कुछ लोग तो इतने ज्यादा डर गए थे कि उनकी सांसें तक बहुत ज्यादा तेज चलने लगी थी। लेकिन रिद्धांश के चेहरे पर किसी तरह का कोई भी अफसोस नहीं था। उसके होठों पर एक ऐसी सेटिस्फैक्शन वाले स्माइल थी जैसे उसने अपने मन में चल रहा कोई बहुत बड़ा हिसाब पूरा कर दिया हो। उसने एक बार फिर ड्राइवर की तरफ देखा और फिर अपनी नजर उन लोगों पर डाल दी जो अब भी कोने में खड़े कांप रहे थे। उनके लिए रिद्धांश अब सिर्फ एक पावरफुल आदमी नहीं था, वो उनके सामने खड़ा वो खौफ था जिससे बचने का कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। तभी रिद्धांश का फोन रिंग हुआ। इतने खामोशी में फोन की आवाज अचानक गूंज उठी कि सबकी नजर उसकी तरफ ही चली गई थी। रिद्धांश ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन एक पल में ठंडे पड़ गए थे। उसने कॉल पिक की। दूसरी तरफ से आई कुछ बातों ने उसके चेहरे की रंगत बदल दी थी, लेकिन उसके हाथ की पकड़ फोन पर और भी ज्यादा धीरे धीरे मजबूत होती चली गई थी। उसकी उंगलियां फोन को इतनी जोर से दबा रही थी कि उसकी नक्कस तक उभर आई थी। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले सुनता रहा, फिर उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उतरने लगा था। जो आंखें कुछ देर पहले तक बिल्कुल शांत थी, अब उनमें ऐसी लालिमा थी कि सामने खड़े लोगों को समझ आ गया था कि फोन की दूसरी तरफ से आई खबर कोई आम बात नहीं थी। रिद्धांश ने बिना कोई सवाल किए कॉल कट कर दिया। उसने फोन नीचे किया और सबसे पहले करण की तरफ देखा। करण ने उसकी आंखों में वो बदलाव देखा तो सीधा खड़ा हो गया। रिद्धांश ने फिर बाकी सभी की तरफ एक नजर घुमाई। कुछ पल तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर अपने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में बोला, किस्मत अच्छी है तुम लोगों की। ये सुनते ही सभी को लगा कि शायद रिद्धांश का गुस्सा खत्म हो गया है। शायद फोन पर आई किसी बात की वजह से उसने उन्हें जाने देने का फैसला कर लिया है। कुछ चेहरों पर हल्की सी उम्मीद भी नजर आई, लेकिन रिद्धांश ने अगला जुमला बोलते ही उनकी वो उम्मीद भी तोड़ दी थी। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को रिद्धांश रणावत के हाथों से आसान मौत मिल रही है, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती है। उसकी बात खत्म होते ही वहां फिर सन्नाटा छा गया था। किसी के पास उसके सामने बोलने के लिए एक लफ्ज भी नहीं था। रिद्धांश ने एक आखिरी बार उन सभी को देखा,
फिर अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया और बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गया। करण कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर रिद्धांश के जाते हुए कदमों पर थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी फोन पर हुई बात घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कॉल पर ऐसा क्या हुआ था जिसने रिद्धांश का पूरा मूड ही बदल कर रख दिया था। कुछ ही देर में रिद्धांश के सभी आदमी कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आ गए। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उनके चेहरे पर किसी तरह का सवाल नहीं था। साइट के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया था। रिद्धांश बाहर खड़ा अपना सिगार जला रहा था। उसके पीछे अधूरी बिल्डिंग अंधेरे में किसी खामोश दरिंदे की तरह खड़ी थी और उसके पीछे कब्रिस्तान की परछाई नजर आ रही थी। रिद्धांश ने एक लंबा कश लिया और कुछ पल आसमान की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े लाइटर की लौ को देखा। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही ठंडी मुस्कान आ गई थी। अगले ही पल उसने चलता हुआ लाइटर साइड की तरफ उछाल दिया। जैसे ही लाइटर मिट्टी के तेल के संपर्क में आया, आग ने एक पल में जमीन को पकड़ लिया। छोटी सी लौ देखते ही देखते तेज सोलों में बदलने लगी थी। आग कंस्ट्रक्शन साइट के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती चली गई थी। रिद्धांश ने बिना पीछे देखे अपना सिगार होठों में रखा और वहां से आगे बढ़ गया, जबकि उसके पीछे वो अधूरी बिल्डिंग धीरे धीरे आग के समंदर में खुलती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक सुनसान हिस्से में बड़े पुराने गोदाम के अंदर आर्या को बंद करके रखा गया था। गोदाम का दरवाजा बाहर से किसी पुराने लोहे की चेन से बंद था और अंदर सालों से जमा धूल और मिट्टी की स्मेल फैली हुई थी। छत के कुछ हिस्से टूट चुके थे, जहां से बाहर की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन आर्या की आंखों पर बंधे कपड़े की वजह से उसे उस रोशनी का भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। उसे अभी अभी होश आया था। पहले कुछ सेकंड्स तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर है कहाँ पर। सिर भारी था और गर्दन में अजीब सा दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, कुर्सी हल्की सी चरमराई और रस्सी उसकी कलाइयों में और भी ज्यादा कस गई। उसके पैर भी कुर्सी के नीचे बंधे हुए थे। आर्या ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उससे अपने आसपास लोगों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी किसी के कदमों की आहट होती, कभी लोहे के किसी सामान के खिसकाने की आवाज। इससे उसे इतना अंदाजा हो गया था कि वो वहां पर अकेली नहीं थी। कुछ पल तक आर्या ने बिना घबराए सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उसके दिमाग में सबसे पहले वही सवाल आया, उसे यहाँ लाया कैसे गया था? आखिर जो चीज उसे याद थी उसके बाद सब कुछ बिल्कुल धुंधला था। लेकिन एक बात उसे समझ आ रही थी कि सामने वाले लोग शायद उसे पैसे के लिए लेकर आए हैं। उसने अपनी आवाज को जितना संभव हो सके उतना स्टेबल रखते हुए कहा, अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो सीधा बोल दो। गोदाम में कुछ पल के लिए खामोशी छासी गई थी। आर्या ने फिर कहा, जितने पैसे मांगोगे मैं उससे 2 गुना दूंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसने उसे अपने लफ्जों पर हावी होने नहीं दिया था। वो चाहती थी कि सामने वाले उसे कमजोर न समझे, लेकिन उसके सामने खड़े लोगों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ किसी के हल्की सी हंसी दबाने की आवाज उसके कानों तक पहुंची थी। आर्या के दिल पर एक पल के लिए और धड़कने लगा था तेजी से। अगर ये सिर्फ पैसों का मामला होता तो उसकी बात सुनकर कोई ना कोई जवाब तो जरूर देता। तभी अचानक उसके चेहरे से कपड़ा खींच लिया गया। अचानक रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से आर्या ने पल के जोर से बंद कर लिया। कुछ सेकंड बाद जब उसकी आंखें सामने की चीजों को देख पाई तो उसकी सांसें हल्की सी रुक गई थी। उसके सामने खड़ा आदमी कोई अनजान क्रिमिनल नहीं था, वो और कोई नहीं बल्कि मानव था। आर्या की आंखों में यकीन और हैरानी एक साथ उभर आई। तो तुम? उसके होठों से बस इतना ही निकल पाया। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मानव ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी नजर आर्या के चेहरे से लेकर उसके बंधे हुए हाथों तक गई और फिर वापस उसकी आंखों पर रुक गई। उसकी खामोशी आर्या को जवाब से ज्यादा परेशान कर रही थी। आर्या ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसमें गुस्सा था, लेकिन सिर्फ गुस्सा नहीं था, जैसे मानव के दिमाग में कोई और भी बात चल रही हो। मानव, आर्या ने दोबारा कहा, मेरी बात का जवाब दो। लेकिन सामने से फिर वही उसे खामोशी ही मिली थी। तभी गोदाम के बाहर से अचानक भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मानव ने अपनी नजर दरवाजे की तरफ की। कुछ ही पल बाद उसके आदमी अंदर आए और उनके बीच अकायरा थी। वो उनके हाथों से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसकी नजर आर्या पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा सामने खड़े आदमियों पर निकाल दिया। छोड़ो मुझे, वो जोर से चिल्लाई। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? उसके आदमी उसे खींच कर आगे लाते रहे। अकायरा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं रिद्धांश रणवत की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर रिद्धांश को पता चला ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है, तो वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसके लफ्जों में डर से ज्यादा अपने नाम और रिद्धांश की पावर का घमंड था। उसे पूरा यकीन था कि रिद्धांश का नाम सुनते ही सामने वाले अपने आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन मानव के चेहरे पर उसके लफ्जों का कोई भी असर नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे अकायरा की तरफ बढ़ा। अकायरा ने उसे देखते हुए फिर से कहा, सुना नहीं तुमने? रिद्धांश को पता चला तो? इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाती, मानव के हाथ हवा में उठे और अगले ही पल उसने अकायरा के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार दिया। अचानक हुए इस वार से अकायरा का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। गोदाम में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। आर्या ने शौक में मानव की तरफ देखा। अकायरा कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही। उसके चेहरे पर यकीन न कर पाने वाली एक्सप्रेशन थे, जैसे उसे पहली बार समझ आया हो कि सामने वाले लोग रिद्धांश के नाम से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। मानव ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे रिद्धांश का नाम लेकर डराने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि अकायरा की आंखों में पहली बार असली डर नजर आया था। आर्या भी बिना पलक झपकाए दोनों को ही देख रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई थी, यहाँ कोई और ही हिसाब चल रहा था। कुछ देर में मानव के आदमियों ने अकायरा को खींचकर आर्या के बिल्कुल पास एक दूसरी कुर्सी पर बैठा दिया। उसके हाथ कुर्सी के पीछे ले जाकर कसकर बांध दिए गए थे और पैर भी रस्सी से बांध दिए गए थे। अकायरा ने एक बार फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी और भी ज्यादा कसती जा रही थी। आर्या ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नहीं था। एक तरफ आर्या थी जो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मानव उसके साथ क्या करना चाहता है, और दूसरी तरफ अकायरा थी जिसका पूरा भरोसा रिद्धांश के नाम पर था, लेकिन अब उसी नाम का सामने वाला पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मानव उन दोनों के सामने खड़ा था और कुछ पल तक बस उन्हें देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी नजर आर्या की तरफ की। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोश प्लानिंग थी जिसे देखकर आर्या के दिल में एक अनजाना डर पैदा हो रहा था। उसे अब पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसका यहाँ होना सिर्फ किसी बदले की शुरुआत नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा था। तभी मानव आगे बढ़ा और दोनों की तरफ एक एक बार नजर उठाते हुए देखकर बोला, वैसे आज मेरा मन तुम दोनों के साथ खेलने का कर रहा है, क्योंकि तुम दोनों ही उस रिद्धांश रणवत से बिलोंग करती हो। इतना बोलते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी गोदाम की खाली दीवारों से टकराकर अजीब तरीके से वापस लौट रही थी। आर्या ने उसे बिना पलक झपकाए देखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मानव का मकसद सिर्फ उन्हें डराना नहीं था, वो चाहता था कि दोनों अपना कंट्रोल खो दे, गलती करें और उसके सामने अपनी कमजोरी दिखा दे। अकायरा अभी भी गुस्से और डर के बीच फंसी हुई थी। वो बार बार रस्सी से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश उसके लिए और भी ज्यादा बेकार साबित हो रही थी। मानव ने अपने आदमियों को एक छोटा सा इशारा किया
उस इशारे के बाद कुछ आदमी अकायरा के पास बढ़े और उसे डराने लगे। किसी ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास झुककर उसे धमकाया, किसी ने उसकी कुर्सी खींचकर उसे दूसरी तरफ कर दिया। अकायरा ने जोर से उन्हें पीछे हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। गोदाम के दूसरे कोने में खड़ा एक आदमी अपना फोन निकाल चुका था और पूरी सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रहा था। आर्या की नजर जैसे ही उस फोन पर पड़ी, उसके दिमाग में एक बात तुरंत क्लियर हो गई। मानव सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वो रिद्धांश को प्रूव करने के लिए सबूत भी तैयार कर रहा था कि उसने कितना ज्यादा इन दोनों लड़कियों को ह्यूमिलेट किया है। तभी मानव ने अपनी पॉकेट से लाइफ निकाला और धीरे धीरे अकायरा की तरफ बढ़ने लगा। लाइफ की हल्की सी चमक देखते ही अकायरा की सारी अकड़ एक पल में गायब हो गई थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी ने उसकी हर मूवमेंट रोक दी थी। मानव उसके बिल्कुल सामने रुक गया था और नाइफ को उसके चेहरे के पास ले जाकर धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? जब किसी को उसकी खूबसूरती पर घमंड हो और उसे ये एहसास कराया जाए कि वो कितना बेबस है। आर्या ये सब देखकर और भी ज्यादा देख रही थी, लेकिन उसे ये सब देखा ही नहीं जा रहा था। उसने तुरंत मानव को रोकते हुए कहा, प्लीज प्लीज तुम मेरी बात सुनो। उसकी आवाज सुनते ही मानव एक पल के लिए रुक गया। धीरे से उसने अपना चेहरा आर्या की तरफ घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है? वो धीरे से बोला, ये सिर्फ इसके साथ हो रहा है, अगली बारी तुम्हारी ही है। उसने नाइफ नीचे की ओर सीधा आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने आज तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ही उस रिद्धांश रणवत से जो बिलोंग करती हो। आज तुम दोनों का वो हश्र करूंगा कि वो रिद्धांश रणवत मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा। आर्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अपने चेहरे पर डर का ऐसा एक्सप्रेशन लाई जैसे वो सच में टूट चुकी हो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मानव को गौर से देखा और बहुत संभाल कर बोली, मेरी बात सुनो, तुम शायद गलत समझ रहे हो। मानव कुछ नहीं बोला। आर्या ने अपनी सांसें संभाली और कहा, मैं रिद्धांश से बिलोंग नहीं करती हूँ। ये सुनते ही मानव के चेहरे की हंसी धीरे धीरे हल्की सी गायब हो गई। आर्या ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, मेरी तो ऑलरेडी किसी और से शादी होने वाली है। मानव ने आंखें सिकोड़कर उससे कहा, जैसे उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। आर्या ने बिना नजरें हटाए कहा, और वैसे भी क्लब का नजारा देखकर तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैं रिद्धांश के लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। उसने जानबूझकर अपनी आवाज में कड़वाहट भर दी, इसीलिए उसने मुझे वैसे कपड़े दिए थे, वो मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करना चाहता था। मानो कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। आर्या ने समझ लिया कि उसकी बात का असर तो हो रहा है, इसीलिए उसने एक और चाल चली, तुम रिद्धांश से बदला लेना चाहते हो ना? उसने धीरे से पूछा। मानव की आंखों में तुरंत एक अलग ही रिएक्शन आया। आर्या ने उसे देखकर कहा, तो फिर मुझे हर्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मानव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने रुक गया। मेरी हेल्प? उसने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। आर्या ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि रिद्धांश को मैं जितना जानती हूँ तुम उतना नहीं जानते हो। ये सुनकर मानव की नजर कुछ पल के लिए आर्या के चेहरे पर टिक गई थी। अकायरा भी हैरानी से आर्या को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्या अचानक से ये कर क्या रही है। आर्या ने अपनी आवाज धीमी कर दी, अगर तुम सच में उससे बर्बाद करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कमजोरी पर वार करना होगा, और मैं तुम्हें वो कमजोरी बता सकती हूँ। मानव के हाथ में पकड़ा नाइफ अभी भी था, लेकिन उसका ध्यान पहली बार अकायरा से हटकर पूरी तरह आर्या पर आ चुका था। हेलो माय लिसनर्स, होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। गाइस, मैं एक चीज देख रही हूँ कि आजकल मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, तो यार आप हाइप नहीं करते हो क्या वीडियो को? सो हेलो माय लिसनर्स, होप करती हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी एवरीवन, आप मेरे को हमेशा बोलते हो कि दीदी थोड़ा बड़ा एपिसोड लाया करो,
थोड़ा बड़ा एपिसोड लाया करो। बट मैं लिटरली बताऊँ तो मैं बहुत मुश्किल से इतना लिख पाती हूँ। चलो मैं लिखने की बात छोड़ो तो मैं एक बार को स्क्रिप्टिंग कर भी दूंगी, बट मेरे को इतना ही वॉइस ओवर करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आप सोचोगे सीरियसली आधे घंटे का वॉइस ओवर करने में? हाँ भाई हाँ, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट को ना एक बार पहले भी पढ़ना पड़ता है। मैं फिर भी बीच में मिस्टेक करती हूँ, बट फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता है और कई सारे टेक्स लेने पड़ते हैं क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। मैं कुछ भी बोल देती हूँ कभी कभी तो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं गाइस आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे ऊपर आज एक बम आकर गिरा है, और वो बम ये है कि मेरा 16 को पेपर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मेरा 16 को पेपर है एंड मुझे अब उसकी भी तैयारी शुरू करनी है क्योंकि मेरे पास सिर्फ ओनली 4 दिन है। और मेरे को आज हॉल टिकट से पता चला है कि पेपर है मेरा। बताओ, मुझे याद भी नहीं था कि मेरा 16 को पेपर आने वाला है। सो भाई अब मुझे पेपर की भी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता है कि कल से जो आपका एपिसोड है इससे थोड़ा सा और छोटा हो जाए। अब आप सोचोगे कि दीदी आप ऑलरेडी इतना छोटा देते हो, अब इससे क्या छोटा दोगे? तो हो सकता है कि अब एपिसोड आपका अभी तक 21 to 30 मिनट के बीच में आ रहा था, अभी हो सकता है कि 20 to 25 मिनट के बीच में है। तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा पेपर है तो मुझे थोड़ा सा उधर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि एपिसोड मैं रोकूंगी नहीं, मैं अपलोड करती रहूंगी मेरे से जितना होगा। बाकी थैंक यू। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लो। और एक बात, अगर आपने इससे पहले की मेरी स्टोरीज को नहीं सुना है तो उसको भी जाके सुनिए क्योंकि वो भी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको। थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।